ये राजनीतिक चैप्टर और खुल गया है या अभी देश की राजनीति में अभी बहुत पानी बहना है? देखिए संदीप, आज की राजनीति मुझे लगता है कि बड़ी डायनेमिक पॉलिटिक्स है। वो हर दिन अपना शेप बदलती है, स्वरूप बदलती है। अगर हम उसको पारंपरिक नज़रिए से आज की राजनीति को देखेंगे और ख़ासतौर पे बीजेपी को देखेंगे तो हम एक ब्लर्ड विजन पाएंगे। हम अगर कागज़ पे बैठ के हिसाब लगाने बैठे तो शायद बीजेपी आज की तारीख में चुनाव हार चुकी है। लेकिन यही हिसाब किताब जब हम 19 में भी लगा रहे थे तो ऐसा लगता था कि बीजेपी नहीं जीत पा रही है। अब उसको कहा जाता है कि नहीं नहीं, वो बालाकोट ने कॉम्प्लीमेंट किया, फलाने इशू ने कॉम्प्लीमेंट किया। देखिए, कॉम्प्लीमेंट ही कर सकता है कोई इशू। एक इशू ड्राइव करेगा किसी चुनाव को, ऐसा बहुत कम हुआ है। ये जो कर्नाटक की जीत है, हाँ, ये एनर्जाइज करती है कांग्रेस को। ये जो धुरी बन सकती है कांग्रेस और बनाने की कोशिश है कांग्रेस को, विपक्ष की धुरी, अगर वो मजबूत होगी तो फाइट मजबूत होगी, कॉन्टेस्ट मजबूत होगा। ये तो हो सकता है। लेकिन जो एक समर्थक वर्ग नरेंद्र मोदी का है, उसके लिए पहले से एक एग्जाम्पल तैयार है कि 18 में हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों हार गए, लेकिन नरेंद्र मोदी अपना चुनाव नहीं हारते हैं। और ये बात सही है कि मुख्यमंत्री रहते अपना चुनाव वो कभी नहीं हारे, प्रधानमंत्री रहते वो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, वो तीसरी बार रेस में जाएंगे। हाँ, उनके सामने चुनौतियां कई होंगी। मैंने कहा ये हर दिन आज की राजनीति बदलने वाली है। कुछ इशू कांस्टेंट होते हैं जो चुनाव में आते हैं, और इस चुनाव में खास तौर पे आएंगे क्योंकि 10 साल पहले नरेंद्र मोदी इन्हीं मुद्दों के आधार पे कांग्रेस को घेरते नजर आए थे। तो वो हॉन्ट करेगा उनको। महंगाई उनको हॉन्ट करने वाली है, बेरोजगारी उनको हॉन्ट करने वाली है। ये 2 चीजें मूल तौर पे, बाकी गवर्नेंस, आज का ट्रेन एक्सीडेंट, ये बहुत बड़ा इशू, ये इतने दिन तक लिंगर होने वाला इशू नहीं है। हाँ, जो प्रमुख मुद्दे हैं वो लोगों के दिमाग में रह सकते हैं और उसको फ्लेयर अप करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। देखिए, 2019 के कांग्रेस या 2019 के विपक्ष और आज के विपक्ष में जो मूल अंतर है वो ये है कि ये बहुत तैयारी के साथ विपक्ष उतरना चाह रहा है। विपक्ष के पास कुछ ऐसे खिलाड़ी, माहिर खिलाड़ी हैं जो सही समय पे सही चाल खेल रहे हैं। जैसे जातीय जनगणना, ये ऐसे समय में उठाया गया है कि जो वोट बैंक, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी पुरानी बीजेपी नहीं है। हमको उस ट्रेडिशनल इससे निकलना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी और बीजेपी एक न्यू बीजेपी है जिसने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का एक ब्लेंड तैयार कर दिया है। और मैं नाइपॉल की किताब पढ़ रहा था, उसमें ये कहा गया, और जो सोसाइटी को एनालाइज करते हुए कहा गया, उसमें ये था कि जब सोसाइटी में चर्निंग आती है तो आपको एक उसका असर जो दिखता है वो 10-15 सालों तक दिखता है और फिर वो सेटल करता है, दूसरी तरफ पलटने की कोशिश करता है। तो ये एक वर्ग जो उनका तैयार हुआ है वो तो है, और साथ में एक बेनिफिशियरी क्लास, इसको लोग बार बार डिस्काउंट करते हैं। आपने इसका कई बार जिक्र किया है, मैंने भी जिक्र किया है। उस बेनिफिशियरी क्लास को भी तोड़ने की कोशिश है। इसलिए मैं कहता हूं कि विपक्ष जो है वो तैयारी के साथ है, कांग्रेस तैयारी के साथ है। और कांग्रेस, शुरू में विनोद जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से अग्री कर रहा हूं कि पिछली बार जो न्याय योजना लाने की कोशिश थी, और मुझे आज तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, राहुल गांधी को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर चल दिया है। लेकिन लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में और लोगों में खास तौर पे वो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं कर पाई कांग्रेस कि हमें 6,000 रुपया महीना ये देने वाले हैं। अब जो हिमाचल का मॉडल है, जो कर्नाटक का मॉडल है, जो जाते जाते गहलोत सरकार, मतलब 5 साल पूरे होते तो मैं नहीं ये कह रहा हूं कि हारने वाले हैं गहलोत, वो तो जनता तय करेगी। लेकिन जिस तरीके से वो जिसको प्रधानमंत्री फ्रीबीज कहते हैं, बार बार कॉशन भी कर रहे हैं, उस तरफ जो जा रही है कांग्रेस, तो वो उस गरीबी में, जो उसका पुराना नारा था, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, तो वो गरीब की तरफ लौटना चाहती है और वो उसकी तरफ ऐसे कुछ पासे फेंक रही है कि गरीब जिसको
नरेंद्र मोदी ने अपना वोटर बनाया, चाहे वो शौचालय के माध्यम से हो जिसको इज्जत घर कहते हैं, चाहे उनकी दूसरी योजनाएं अन्न वाली जो योजना है उसके माध्यम से हो, उनको घर देने के माध्यम से हो। ये पहले की योजनाएं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में इसमें तेजी आई है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो उस गरीब को टारगेट करने की कोशिश विपक्ष की है, और उस विपक्ष की है जिसमें शरद पवार भी है, और शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस महाराष्ट्र में एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ, नीतीश कुमार उनसे छिटक चुके हैं, तो बिहार में एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जिसको अभी पब्लिकली कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो कॉन्क्रिटाइज नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा करने की कोशिश है जो आज की तारीख में सबसे स्ट्रॉन्ग टर्फ है बीजेपी का। तो ऐसे में विपक्ष तैयारी के साथ है। विपक्ष तैयारी के साथ एक छोटा सा कॉमेंट चाहूंगा सुकेश, समझ चुका है और उसकी काट खोजने में लगा। हाँ, 2013 वो बड़ी दिलचस्प आपने कंपैरिजन की कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार। ये जो मुद्दे हैं जिनसे उस वक्त की सत्ता को बीजेपी ने घेरा, आज विपक्ष बीजेपी को इन मुद्दों पर घेर रही है। पर जो तैयारी की बात कह रहे हैं, क्या एक बदलाव आज की राजनीति में और विपक्ष की रणनीति में आया है, वो ये कि हमेशा राजनीति की पिच बीजेपी तैयार करती दिख रही थी 9 सालों से, इस बार पिच विपक्ष तैयार कर रहा है एंड फोर्सिंग द हैंड ऑफ द बीजेपी। क्या यह भी एक बदलाव दिखाया हमें पिछले कुछ दिनों में? बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं आप। बीजेपी देखिए 10 सालों से सत्ता में होगी, जब वो चुनाव के मैदान में जाएगी 9 साल पूरे हो चुके हैं, तो जवाब बीजेपी को देना है। वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होगी तो जवाब उनको देना है। और हाल का इशू, ये महिला पहलवानों वाला जो इशू है, मुझे लगता है कि बीजेपी ने उसको ढंग से टैकल नहीं किया है। अब उस पर ध्यान गया है और उसको सल्टाने की कोशिश हो रही है, उसको किसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश हो रही है। तो जो क्राइसिस मैनेजर्स थे, जो सरकार के क्राइसिस मैनेजर्स जो किसी भी इशू को फ्लेयर अप होने के पहले ही उसको संभाल लेते थे, ऐसा लगता है कि कई जगह वो फेल कर रहे हैं। वो इसलिए भी फेल होते दिखेंगे क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं 9 साल से उनकी सरकार है और एक अग्रेसिव विपक्ष आपके सामने है। 12 तारीख को सवाल सरकार से भी पूछे जाने लगे हैं। सरकार ज्यादातर सवाल विपक्ष से पूछती दिखाई देती थी। अब आप, क्योंकि सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं और रहे हैं, एक सिर्फ 10-10 सेकंड की आप पांचों से मैं हेडलाइन चाहूंगा। मौजूदा जो राजनीतिक माहौल है उसकी हेडलाइन क्या है? देखिए, अभी जो सुकेश ने जो बात कही, मैं उसी की तस्दीक करूंगा कि गरीब जो है वो इस चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बनेगा 2024 का। और जो आपने एक बात कही कि बीजेपी पहले नैरेटिव सेट करती थी, अब विपक्ष सेट कर रहा है। जब कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी का बयान याद कीजिए कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म की ताकत और आम आदमी की, गरीब आदमी की शक्ति के बीच, गरीब, पिछड़े और दलित ये, और बीजेपी ने उसी को देखते हुए अभी जो कैंपेन शुरू किया है उसमें उनका जो नारा बदल गया है। नारा उनका क्या है? गरीब, सुशासन, विकास और गरीब कल्याण। वो भी गरीब ले आए हैं, यानी जो गरीब। तो हेडलाइन, गरीब किसे बनाएगा गरीब और हाँ, किसे बनाएगा अमीर। रामकृपाल सिंह, आपकी हेडलाइन क्या है मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति की? देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही है कि राइट वर्सेस रेस्ट। अगर रेस्ट यूनाइटेड है तो राइट का कोई सवाल ही नहीं होता है जीतने का। लेकिन मैं जो दूसरी बात कहने जा रहा हूं, कर्नाटक का चुनाव से जो मैसेज मिली है वो बीजेपी को परेशान करने वाली नहीं है। बीजेपी का नहीं, वो क्षेत्रीय दलों को परेशान कर रही है, जिसके चलते ममता जी ने एक कांग्रेस के विधायक को अपनी पार्टी मिला लिया और केसीआर ने कह दिया है कि मैं 12 को नहीं जाऊंगा। कुछ नहीं जानते हैं क्यों? क्योंकि जो माइनॉरिटी, जो कांग्रेस की कोर स्ट्रेंथ हुआ करती थी, जिसमें माइनॉरिटी सॉलिड रूप से, जो बाबरी विध्वंस के पहले तक कांग्रेस के साथ थी, वो बाबरी के बाद बिल्कुल छोड़ के चली गई थी। पहली बार कर्नाटक में वो माइनॉरिटी इकट्ठा होकर के कांग्रेस की तरफ गई और जेडीएस समाप्त हो गई। देखिए, बीजेपी को सर थोड़ा छोटा रखना था, मैंने 10 सेकंड कही थी। बस 1 मिनट में जो कह रहा हूं, हाँ। जो आपने पूछा था मैंने सिंपल कहा, हाँ। रेस्ट अगर यूनाइट हो जाए, लेकिन कर्नाटक के इलेक्शन ने विपक्ष यूनिटी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल। ठीक है, राइट वर्सेस रेस्ट हो जाता है तो बीजेपी दिक्कत में, वरना बल्ले बल्ले।
हेडलाइन सिर्फ शरद प्रधान, सिर्फ हेडलाइन 10 सेकंड की। नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल ये चुनाव गरीब अमीर, जो विनोद ने शुरू में कहा, ये गरीब अमीर पे जाएगा और इसमें ये बात हाईलाइट होगी कि बीजेपी अमीर का साथ दे रही है और अडानी का इश्यू भी जोरों में आएगा इलेक्शन के दौरान। संजीव, मुझे लगता है कि स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग समीकरण बनेंगे और वो लोकसभा की तस्वीर तय करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, सुकेश की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। ये पहली बार हो रहा है पिछले 9 साल में कि विपक्ष एजेंडा तय कर रही है और सत्ता पक्ष उस पर रिएक्ट कर रहा है। होता पिछले 9-10 साल से बीजेपी एजेंडा तय करती थी और विपक्ष उस पर रिएक्ट करके फंस जाता था उनके जाल में। ठीक और है, तीसरी सुकेश। बात, जो हिंदुत्व, सॉरी ये संजीव, टोटली रन आउट ऑफ टाइम। सुकेश, उत्तर और संदीप, गरीब वाला हेडलाइन तो आपने चुरा लिया। गरीब का हाथ किसके साथ? तो मैं एक दूसरी हेडलाइन दे देता हूं, अलग अलग हेडलाइन आनी चाहिए। 175 सीट्स विल डिसाइड द फेट ऑफ 543 सीट्स। 175 सीटों के पास होगी सत्ता की चाबी।